हेलो स्टूडेंट, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मैराथन क्लास बनाया गया है। बहुत ही बड़ा क्लास है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? पहला प्रश्न आपके सामने है, सोचकर घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ। मिलिंद सर है ना, सिर्फ सर्वन लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर ऐसी शिक्षा दी जाएगी आपको कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, और आपके बोर्ड परीक्षा में 85% से ऊपर मार्क्स आने पक्के हैं यदि आप हमारी सारी वीडियो को देखते हैं। इसलिए जल्दी से कमेंट मारिए और लाइक कीजिए, इसी वक्त कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं, तभी स्टार्ट करूंगा। लाइक करो, पहले करो, किया? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। तो भैया ध्यान से पढ़े होगी तो आपको आता होगा ऐसा। अगर नहीं पढ़े हो एक साल तो नहीं आता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, अगर आपने इसे तैयार कर दिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। विलियम प्रथम, बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन तृतीय। तो कौन है? आप जानते हैं? नहीं जानते? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और कह दीजिए कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं अच्छा पढ़ाते हैं। जो आपको बताना है बता दीजिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। इसलिए जल्दी से लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट हैं जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला तैयार की। आपका ऑप्शन सी यानी ग सही होगा। फ्री माइंड होकर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दूसरा नंबर प्रश्न है। 30 प्रश्न ऐसे हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए और लाइक इसी वक्त कर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जल्दी से लाइक कीजिए। और फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, इसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है का कि नेपोलियन, दूसरा है रूसो, तीसरा है दिदरो और चौथा है वाल्टेयर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं कि रूसो हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन खा आपका एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा है 1856, तीसरा है 1860 और चौथा है 1862। तो सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन सा है, लेकिन मैं बता देता हूं कि इसका ऑप्शन नंबर घ सही है। 1862 में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। चलिए और भी कई प्रश्न है, वीडियो लास्ट तक देखिए। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने यूं पेश हुआ, देख लीजिए कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। सबके मन में ख्याल आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं नहीं 1873, लेकिन कई कह रहे हैं कि 1889, लेकिन जो पढ़े हुए हैं वो कह रहे हैं 1871। तो उनका बिल्कुल राइट है। जिन्होंने सोचा है 1871 उनका 100% राइट है। यानी इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात अगला प्रश्न आ गया है कि जर्मनी के एकीकरण के पश्चात चांसलर कौन बना? तो पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा है मेटरनिक, तीसरा है नेपोलियन तृतीय, चौथा है फ्रेडरिक जॉर्ज। तो जिनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि बिस्मार्क सही होंगे तो एकदम राइट है, इसका ऑप्शन ये सही होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उसे देखिए कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। अब कई लोग सामंजस्य में पड़ गए कि इटली का तो जानते से 1871, लेकिन जर्मनी का कब हुआ? दिक्कत ना कीजिए, क्योंकि जर्मनी का भी 1871 में हुआ है। और जिन भाइयों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ये सोचा है कि इसका ऑप्शन डी सही होगा यानी घ नंबर, तो एकदम राइट है, वो इनका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि जुरिच की संधि कब हुई। तो जुरिच की संधि कब हुई? 1851 ईस्वी में। ऑप्शन ए का ऑप्शन है 1851, दूसरा है 1854, तीसरा है 1856 और चौथा है 1859। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, 1859 ईस्वी में। और चलिए और भी कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन एक बात फिर कहना चाहूंगा, जो लोग अभी नए चैनल पर आए हैं वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारे वीडियो पहले सबसे पहले आप पर पहुंचे, सबसे पहले आप पर। और आप जिन लोग अभी वीडियो स्टार्ट करना शुरू किए हैं वो जाए लाइक कर दे, तुरंत लाइक करें नीचे और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
9 नंबर प्रश्न भी आप पहुंचे हैं और 30 प्रश्न हैं। आराम से देखिए वीडियो, लगभग अच्छा जाएगा आपके लिए। और आप अगर इसे तैयार कर देंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपके लगभग 20 अंक क्लियर हो जाएंगे। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, सबसे अच्छा वीडियो ये होना चाहिए। आप इस पर व्यू को कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं। कि वियना की संधि कब हुई? ऑप्शन नंबर 9 पूछा गया है कि वियना की संधि कब हुई, क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है 1805 में, बी है 1810 में, सी है 1815 ईस्वी में और डी है यानी कि घ नंबर ऑप्शन है 1819 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एकदम राइट। और जिन लोगों ने ये सोचा उनका राइट है। चलिए नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। तो जिन लोगों ने 1948 ईस्वी सोचा है उनका 100% गलत है, लेकिन जिन लोगों ने 1919 ईस्वी में सोचा है उनका 100% राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? अब चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन है कि ऑप्शन का है कि 1914 ईस्वी में, खा है 1916 ईस्वी में, गा है 1918 ईस्वी में, घा है 1119 ईस्वी में। तो जो लोग सोच रहे हैं 1119 ईस्वी में उनका 100% रॉन्ग है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं 1916 ईस्वी में उनका 100% राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा मजाक के साथ आपको पढ़ा रहा हूं जिससे आपको बोरिंग ना लगे। एकदम फ्री माइंड होकर पढ़िए, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप खुश होकर किसी चीज को याद करते हैं तो आपको तुरंत याद हो जाती है, और यदि आप दुख होकर उसे कुछ चीज याद करते हैं तो आपको नहीं याद होती। यही कारण है कि जब माइंड फ्रेश रहती है तो आपको हर बातें याद रह जाती हैं, और अगर नहीं रहती तो भूल जाते हैं आप। इसलिए मैं आज माइंड फ्रेश होकर आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इस रॉलेट एक्ट वर्ष ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, खा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, गा ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, घा है 1914 में। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा, एकदम राइट। चलिए अब नेक्स्ट और भी प्रश्न है, उन्हें देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? एकदम फ्री होकर पढ़िए। और जिन प्रश्नों को आज मैं आपको बता रहा हूं इसे मैंने बहुत ही ढूंढा है, और जितने प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए, आपके अंक अच्छे आएंगे। और चलिए देखते हैं भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी। कई लोगों के मन में ख्याल उत्पन्न हो रहा होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, तो पक्का रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई होगी। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। कभी आप इस तरह ना सोचिए कि रविंद्रनाथ टैगोर नाम दे दिया और रविंद्रनाथ टैगोर नाम दे दिया तो आप सोच रहे हैं कि रविंद्रनाथ तो किसी का नाम नहीं था तो रविंद्रनाथ सही होंगे, लेकिन ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा सही होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की का आज्ञा किसने दी? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा ऑप्शन का है जनरल डायर, खा है लॉर्ड रिपन, गा है जनरल विलियम, घा है सर एडवर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर का सही होगा जनरल डायर। ये तो सभी जानते होंगे, बचपन से आपने सुनते आए हैं तो ये आपको जानते होंगे, या आपने कई देशभक्त फिल्म भी देखी होगी तो उसमें जनरल डायर आप जानते होंगे, क्योंकि बचपन से इसे सभी जानते हैं। मैं भी बहुत दिनों से जानता हूं कि जलियांवाला बाग गोली में चलाने की आज्ञा जनरल डायर ने की थी। तो और अगला प्रश्न आ गया है कि क्रिप्स भारत कब आया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए है 1940, बी है यानी कि खा ऑप्शन है 1941, गा ऑप्शन है 1942 और घा ऑप्शन है 1944। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही होगा 1940 ईस्वी में क्रिप्स भारत आया। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कई लोग सोच रहे होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ, तो ये एकदम राइट है। जो लोग सोच रहे हैं 1942 में शुरू हुआ उनका एकदम राइट है, 100% राइट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और भी आगे कई प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? ऑप्शन का है दिल्ली, खा है मद्रास, गा है नागपुर, घा है सेवाग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर घा सही होगा, सेवाग्राम से प्रारंभ हुई थी दांडी यात्रा महात्मा गांधी की। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है तथा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप याद कर लीजिएगा।
मैं ये भी बताते चलता हूँ साथ साथ में कि कौन सा प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे भी हाईलाइट कर देता हूँ और आप इसे पढ़ लीजिए। और वो वीडियो लास्ट तक देखिए और जो अभी आए हैं वो लाइक करें, जाकर तुरंत लाइक करें, तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। जाइए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब असहयोग का खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? का ऑप्शन है 1919, खा है 1920, गा है 1921 और घा है 1922। तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही होगा, एकदम 100% राइट। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 10 जुलाई। तो 10-10 सभी ऑप्शन है, कंफ्यूजन के लिए 100% है, लेकिन इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा होगा, क्योंकि 10 ही याद करे रहते हैं और जब 10 जनवरी, 10 अगस्त इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, सबको हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर गा सही होगा, 10 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा है 1997, तीसरा है 1999 और चौथा है 2000 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1995। चलिए अब नेक्स्ट और भी बहुत क्वेश्चन है, अभी तो 20 हुए हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका में पहुंची, तो वह कौन सी संक्रामक बीमारी थी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका में पहुंची? तो जो लोग पढ़े होंगे, जो विद्यार्थी, उनको आता होगा, लेकिन जिनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि हो सकता है चेचक सही हो, तो उनका 100% राइट है कि चेचक ही है। चेचक ही ऐसी बीमारी थी जो संक्रामक बीमारी थी जो यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका में पहुंची थी। जिन लोगों ने इसका चैप्टर पढ़ा है उन्हें आता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव किस औद्योगिक देश में पड़ा? तो जो लोग जर्मनी सोच रहे हैं उनका 100% गलत है, लेकिन जो लोग अमेरिका सोच रहे हैं उनका 100% राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1930, बी है यानी ऑप्शन नंबर खा है 1931, सी है 1929 और 1932। तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही है, 1929। चलिए अब नेक्स्ट और भी कई प्रश्न उन्हें देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? पहला है बाल्टीमोर, दूसरा है न्यू जर्सी, तीसरा है न्यूयॉर्क और चौथा है एल डोराडो। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने शहर है ये सब अमेरिका के हैं, ये ना सोचे कि अमेरिका के नहीं है। बाल्टीमोर भी अमेरिका का एक शहर है, न्यू जर्सी भी अमेरिका का है और न्यूयॉर्क भी अमेरिका है और एल डोराडो भी अमेरिका का है, लेकिन इसमें सोने का शहर कहा जाता है एल डोराडो। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि भूक्षरण है। तो भूक्षरण क्या है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदलीय होना, भूमि का उपजाऊ होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भूमि का अनुपजाऊ होना ही है इसका ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी तट के डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा होती है, तो वो होती है जलोढ़ मृदा और जो लोग ये सोच रहे हैं एकदम राइट है। चलिए और भी कई प्रश्न, 4 प्रश्न और बचे हैं, उन्हें देख लीजिए, लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? ऑप्शन है पहला 1952, दूसरा है 1964, तीसरा है 1972, चौथा है 1952। तो इसमें एक ऑप्शन सही है जो 2 जगह आ गए हैं गलती से, यहाँ 1953 होना चाहिए और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जो लोग सोच रहे हैं 1953 सही होगा वो गलत है, लेकिन 1952 इसका एकदम 100% राइट होगा। एक ही आंसर 2 बार लिख गया था, इसके लिए मुझे क्षमा करिए। यदि मेरे वीडियो में कोई गलती भी हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सुभेद्य प्रजाति है? तो इसमें गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो एक सुभेद्य प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू किया? तो बाघ परियोजना ऑप्शन ए है 1971, बी है 1972, सी है 1973 और डी है 1905। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का वो योगदान कितना है?
ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये कक्षा 10 के यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें अलग के भी विद्यार्थी देख सकते हैं, जो यूपीएससी या किसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का योगदान बताएं कितना है? 22% है, 22% है। चलिए, आज मैंने आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है। यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर से बता देता हूँ। अब लोगों का और क्वेश्चन है हेमाटाइट क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए, लेकिन आपको कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक है हमारा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जो कि आप लोग इसका नाम सुने होंगे, मैंने भी कई बार पढ़ा दिया है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लिखा हुआ है, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन है? पहली बार सुने होंगे, कर्णधार कौन था? एंड एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो जर्मनी का एकीकरण का कर्णधार कौन है? जो कर्णधार होता है। एंड जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट किससे घोषित किया गया? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखो, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार जो है ना, प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था। कौन था? एक प्रसा के प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। ये ऑटो वन बिस्मार्क। तो अब आपको अगर कर्णधार पूछा जाए या मुख्य व्यक्ति पूछा जाए तो वो आपको बताना है जर्मनी के प्रधानमंत्री, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार जो है ना, प्रसा का प्रधानमंत्री, जो प्रसा का प्रधानमंत्री है ऑटो वन बिस्मार्क था। नाम अगर पूछा जाए छोटे में तो वो कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क थे। बट एकीकरण के बाद प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो एकीकरण के बाद चेंजेस क्या हुआ कि एकीकरण के बाद राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसे? राजा विलियम प्रथम को। लेकिन एकीकरण का कर्णधार अगर पूछा जाए तो ऑटो वन बिस्मार्क था। लेकिन अगर सम्राट पूछा जाए तो एकीकरण के बाद की बात है, जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो जर्मनी के एकीकरण के बाद राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखो स्टूडेंट, लिखा हुआ है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और भारत में इसका विरोध क्यों किया गया? देखो, अगर इसका गठन किया ही गया था तो इसका विरोध क्यों किया गया? जैसे अगर आपका परिवार है, एक परिवार है, उसमें से कोई व्यक्ति जो है ना दुकान खोल लेता है, दुकान खोल लेता है, लेकिन आपके घर का व्यक्ति उस दुकान में बैठना नहीं चाहता है, अगर उस दुकान में नहीं है तो उस दुकान को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके घर के नहीं है तो किसे बैठाओगे? हर एक कोई ना कोई को बैठाओगे, बेईमानी होगी। तो यहाँ उत्तर समझ लो, जो साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था। मतलब उसका इसलिए किया गया था कि संवैधानिक जो है ना कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए और उसके बारे में सुझाव जानने के लिए किया गया था। परंतु इसमें कोई भारतीय सदस्य होने का कारण, भारत में ना होने के कारण, मतलब इसमें कोई भारतीय सदस्य था ही नहीं, लेकिन भारत में इसे लगाया गया। और अगर आपके मतलब मैंने बताया नहीं कि परिवार से कोई दुकान पे ना जाए तो दुकान को बंद करना पड़ेगा, तो भारतीय सदस्य ना होने के कारण भारत में इसका जोरदार विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य था नहीं। और अगर भारतीय सदस्य नहीं रहेगा तो उसका विरोध जरूर किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में है और इंडिया के पीपुल वहां ना रहे, इंडिया यानी कि भारतीय लोग ना रहे, तो उसका विरोध 100% किया जाएगा। तो वहां यही किया गया है कि साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था। परंतु इसमें कोई भारतीय सदस्य ना होने के कारण भारत में इसका जोरदार विरोध किया गया। मतलब भारत में इसका बहुत जोरदार विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो चुका है। एंड प्रश्न नंबर 3 की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नई दास प्रथा क्या है? जो नई दास प्रथा है वो क्या है? अभी मैंने आपको आगे बताया कि आपको पता है कि नई दास प्रथा क्या है,
और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो कैसे आपको पता चलेगा? तो स्टूडेंट, क्या है नई दास प्रथा, वो मैं आपको बता दूं। नई दास प्रथा जो है ना, मजदूरों को अनुबंध के अंतर्गत दूरस्थ देशों में ले जाने की इस व्यवस्था को बहुत से लोगों ने नई दास प्रथा भी कहा है। जो मजदूर होते हैं, मजदूर को अनुबंध के क्षेत्र में, जो अनुबंध होते हैं, अनुबंध के क्षेत्र में दूरस्थ देशों में ले जाने की प्रक्रिया, मतलब देश से दूर ले जाने की प्रक्रिया। अब देश से दूर ले जाने की इस व्यवस्था को बहुत सारे लोग जो है ना नई दास प्रथा कहे हैं। क्यों? क्योंकि नया काम हो रहा है ना, तो नई काम हो रही है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसे नई दास प्रथा के नाम से भी कहते थे। तो क्या है, आपको समझ गए होंगे कि मजदूर जो होते हैं ना, नई दास प्रथा जो है ना, नई दास प्रथा क्या है, तो मजदूरों को अनुबंध के अंतर्गत, किसके, यहाँ आप लोग कुछ पॉइंट्स याद रखा करो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उस क्वेश्चंस के लिए। जैसे अगर लेंचो है तो लेंचो उस लेसन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उसका नाम नहीं उपयोग करोगे तो वो लेसन पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्गत दूरस्थ देशों में ले जाने की इस व्यवस्था को बहुत से लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया। ठीक है, या कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा समझना, एक व्यक्ति थे, अब उनके दो, मतलब वो कहते थे हमारे दो जुड़वा बच्चे हैं। वो जो आदमी था वो कहता था हमारे दो जुड़वा बच्चे हैं। कौन कौन थे वो तो आपको बता दूं, राम और श्याम। वैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ऐसे एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के वुड्स। ये भी कहते थे क्या कि जुड़वा संतान से आप क्या समझते हैं? जो ब्रिटेन वुड्स है ना, उनकी जुड़वा संतान से आप क्या समझते थे? वो भी कहते थे हमारे जो जुड़वे बच्चे हैं, मतलब दो बच्चे हैं और दो बच्चों को कहते हैं जुड़वा, और एक साथ जो होते हैं, तो इनके दो जुड़वे बच्चे कुछ अलग थे और उस व्यक्ति का राम और श्याम के कनेक्शन में कुछ अलग थे। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कि था कुछ और बता कुछ और देते हैं। जैसे IMF तथा विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। दो कंपनियां हैं, IMF तथा विश्व बैंक, इन दोनों को जो है, दोनों को मिलाया गया और देखा गया तो दोनों साथ में पैदा हुए हैं। जब साथ में पैदा हुए तो उसे जुड़वा संतान कहा गया। ठीक है, तो समझ में आया ना? जितना आपको समझ में आ जाए उतना ही मुझे मजा आता है, क्योंकि जितना आप समझ जाओगे उतना आप लोग अच्छे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे और उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। तो क्या पूछना यार, मेरा भी नाम होगा, आप लोगों का माता पिता का नाम होगा, और आप लोग तो फिर सीना फुला के चलोगे ये वो मेरे इतना कोई नहीं रखा है। दोस्तों 1 महीना बचे यार, तैयारी कर लो, जम के तैयारी कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है, चादरी भूचरण क्या है? यहाँ एक नाम आता है जो कि कुछ अटपटा नाम है। चादरी भूचरण किसे कहते हैं? अब चादरी भूचरण क्या है तो आपको मैं आंसर भी तो बता रहा हूं, तो यार आप लोग नोट कर लो, जो मैं बता रहा हूं उसे समझ लो, इतना बहुत है। क्योंकि अगर आप समझ लेते हो और क्वेश्चंस का आंसर नोट कर लेते हो तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो, जब पवन अथवा जल के द्वारा, पवन हो जो विंड होता है अथवा वाटर जल के द्वारा, भूमि की ऊपरी कोमल सतह काट कर उड़ा दी जाती है। देखो, कभी कभी इतनी हवा चलती है ना कि जो मतलब पृथ्वी होती है उसकी ऊपरी सतह उड़ जाती है। उड़ने का अर्थ है आंधी चला तो ऊपरी सतह उड़ जाएगी, उसकी जो मिट्टियां हैं वो सब उड़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत तेज आंधी आ गया। तो वैसे आपको यहाँ लिखना है, जब पवन अथवा जल भी जानते हो, जब जल मतलब बाढ़ आ जाता है ना, बाढ़ आ जाता है तो जल इतनी तेजी से कभी कभी चलता है ना कि एक घर को ढकेल ले जाए। तो उसी प्रकार से जब धीरे चलता है ना तो वो जो मिट्टी का ऊपरा लेयर है ना, उसे कोमल लेयर है, उसे काट कर उड़ा ले जाता है अथवा बहा दी जाती है। जो काट के उड़ा दी जाती है तो वायु द्वारा उड़ाया जाएगा, और जो बहता है ना वो पानी के द्वारा बहेगा। तो उसी को ही तो चादरी भूचरण कहते हैं। जब पवन अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी कोमल सतह को काट कर उड़ा दी जाती है अथवा बहा दी जाती है तो उसे हम लोग चादरी भूचरण कहते हैं। समझ में आया? आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, न समझ में आया हो तो दोबारा समझ लो। चादरी भूचरण क्या है? जब पवन अथवा पवन के द्वारा या वायु, दोनों अलग अलग है। कभी कभी पवन के द्वारा किया जाता है, कभी कभी वायु के द्वारा किया जाता है।
तो अगर पवन के द्वारा उड़ा ली जाती है तो उसे और अगर जल के द्वारा बहा ली जाती है तो इन्हीं दोनों को मिक्स कर दोगे तो चादरी भूछाना बन जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लेना, याद जरूर कर लेना, ये सब अटपटा क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, याद जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है मिट्टी या मृदा किस प्रकार बनती है। मिट्टी जो मृदा होती है, मिट्टी या मृदा किस प्रकार बनती है। तो मिट्टी या मृदा जो होती है ना, मिट्टी या मृदा बनने की प्रक्रिया लंबी तथा धीमी है। जो मिट्टी होती है या मृदा होती है बनने की प्रक्रिया लंबी होती है, लंबी समय तक बनती है, लेकिन धीमी है। धीमे धीमे अगर कोई भाई धीमे चलेगा तभी तो लंबा समय तक जाएगा। कोई मतलब 100 की स्पीड से जाता है 2 किलोमीटर उसे जाना है, तो 100 की स्पीड से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, 10 की स्पीड से जाएगा तो और मतलब बहुत समय लगेगा, उसकी 10 गुना ज्यादा समय लगेगा। और अगर वो 2 की स्पीड से जा रहा है तब तो वही होगा कि बहुत देर में पहुंचेगा। तो मिट्टी या मृदा बनने की प्रक्रिया लंबी तथा धीमी है। और प्राणी जो होते हैं ना, प्राणी, जल, वायु एंड पेड़ पौधे इत्यादि कारक जो होते हैं, सब कारक हैं। जैसे चट्टाने को तोड़कर बारीक, महीन तथा समृद्ध बनाते हैं, इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। मतलब यही सब जो पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, चट्टान है, इन सबको तोड़कर महीन बना लिया जाता है। और महीन बनाते हो ना तो मृदा का निर्माण होता है। और मृदा ऐसे ही बनती है, मृदा का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्फिडेंस आपको हो जाना चाहिए अगर हमारे साथ तैयारी करते हो, ठीक है। अगला है भूदान क्या है। भूदान क्या है, ठीक है। यहां देखो भूदान से आप क्या समझते हो या कार्यक्रम किसकी देन है। तो भूदान जो है ना, भूदान गरीब किसान के लिए भूमि दान में देना भूदान कहलाता है। जो गरीब किसान है ना उन्हें भूमि दान देना भूदान कहलाता है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी जो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक चीज बताता हूँ। राजा हर्षवर्धन थे, जो कि आप लोगों ने सुना होगा राजा हर्षवर्धन की कहानी। राजा हर्षवर्धन थे तो वो मतलब शॉर्ट में छोटा सा बताता हूँ कि वो एक मेला लगाते थे और जो उनकी 5 साल में अर्निंग होती थी, कमाई होती थी, उसे वो मेले में बांट देते थे और अपने बहन से, अपने सिस्टर से कपड़े मांगकर पहनते थे। जितना उसकी अर्निंग होती थी 5 साल में उतना वो उसी मेले में बांट देते थे। और ये काम वो 6 बार किए हुए थे, अर्थात 6 पंच 30 साल वो किए थे, 6 बार किए हुए थे। और कुल रुपया जब मतलब जितनी अर्निंग होती थी बांट देते थे तो अपने सिस्टर से, अपनी बहन से कपड़े मांगकर पहनते थे। वो उसको कहते हैं दानी, दया, आदर्श व्यक्ति, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है भूमिहीन गरीब, जो जिसके पास भूमि नहीं है, जो गरीब किसान है जिसके पास कोई भूमि नहीं है, खेती करने के लिए भूमि नहीं है। अगर कोई किसान है उसके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं हो तो वो कितना दुखी होगा, उसके अंदर से ही पूछ सकते हो। या फिर वो सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई अच्छी मतलब इनकम हो रही हो, बड़ा बड़ा बिजनेस हो, ठीक है। अब कोई किसान है उसके पास भूमि ही ना हो तब तो यार बहुत गलत बात है। तो भूमिहीन गरीब किसान के लिए भूमि दान में देना भूदान कहलाता है। यह कार्यक्रम जो है ना महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी विनोबा भावे के देन है। यह नाम रखा गया है विनोबा भावे का देन है, ठीक है। गांधी जी का नहीं देना है, इनके एक उत्तराधिकारी थे जिसका नाम है विनोबा भावे, विनोबा भावे का देन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि आप लोगों को मैं समझा देता हूं, रोपण कृषि होता क्या है समझना। मैं आपको करंटली समझा देता हूं, फिर आप लोग कहोगे यार बहुत अच्छा यार समझ में आया। देखो जब रोपण जब कृषि कार्य एक बड़े पैमाने पर एक ही फसल के क्षेत्र में किया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे रोपण कृषि अर्थात बहुत बड़ा क्षेत्र हो और उसमें एक ही फसल लगाया जाए। आप अपनी आंखों से देखो तो एक ही फसल दिखाई दे, तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर रोपण कृषि की जाती है। इसके लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत होती है, बहुत सारे कर्मचारी की जरूरत होती है रोपण कृषि के लिए। तो ये ज्यादा क्षेत्र के लिए अप्लाई किया जाता है। जब कृषि कार्य एक बड़े पैमाने पर ठीक है एक ही फसल के क्षेत्र में किया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। अर्थात ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसके लिए बहुत सारी खेत चाहिए, बड़े पैमाने पर क्षेत्र चाहिए और इसके लिए बहुत सारे मजदूर चाहिए, बहुत सारे बीज चाहिए, बहुत सारे रुपए चाहिए इसको बोने के लिए, ठीक है। तो ये होता है रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क के 4 किस्म बताइए।
मतलब जो लौह अयस्क होते हैं उसके 4 किस्म होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। लौह अयस्क के 4 किस्म। देखो नंबर 1 है हेमेटाइट। हेमेटाइट का नाम सुना होगा आप लोग, आई होप फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। हेमेटाइट ये लोहा का किस्म है, ठीक है। एंड मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये लिमोनाइट लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, लिमोनाइट, ये माँ है, ठीक है, ये लिमोनाइट लिखा हुआ है, कौन सा ये। एंड ये है सिडेराइट, ठीक है। तो मतलब एक है हेमेटाइट, एक है मैग्नेटाइट, टाइट सब में है, अर्थात टाइट को निकाल दो। टाइट की नाइट, इसमें नाइट है ना, लिमोनाइट है, और ये सब टाइट है, ठीक है। तो सीधे राइट है, ये राइट है, ये टाइट है, ये टाइट, ये नाइट, ये राइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। अगला क्वेश्चन है एक, दस नंबर क्वेश्चन है, खनिज संसाधन से आप क्या समझते हैं। जो खनिज संसाधन होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो खनिज संसाधन भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ हैं। मतलब जो खनिज संसाधन होते हैं वो भूगर्भ से खोदा जाता है, और भूगर्भ से खोदा गया वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी भौतिक विशेषताएं एवं एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, जिनकी खुद की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, खुद की भौतिक विशेषताएं होती हैं, और निश्चित रसायन संयोजन होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है लाल मृदा, आप लोग लिख लो अपने कॉपी में, पहले प्रश्न लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लो लाल मृदा, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूं, और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इस जो स्केच है इसका प्रयोग नहीं करना है, ब्लैक पेन का या स्केच का प्रयोग कर सकते हो। देखो जो लाल मृदा होती है, लाल मृदा में लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मृदा का लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि जो लाल मृदा है, लाल मृदा में लोहा जो होता है ना, लोहे की अधिक मात्रा, क्या अधिक मात्रा के कारण लाल रंग होता है। क्या होता है, लाल रंग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लाल मृदा आखिर लाल क्यों होती है, तो आपको ये सटीक जानकारी मिल चुकी है कि लोहे की मतलब मात्रा के कारण, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आपको मैं और छोटी सी बात बता दूं कि ये जो मृदा होती है ना, यह मृदा आपको मैं जितना बता रहा हूं इतना लिखना, और लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। यह मृदा जो होती है ना, उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ, उड़ीसा में। एंड और अगर बताया जाए, ये आप अपने मानचित्र में भी इसे दर्शा सकते हो, कर्नाटक। अगर आप मतलब मानचित्र दर्शाना जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो भाई सीख लो, क्योंकि मैंने हर एक राज्य जो है ना दर्शवा दिया है ऑलरेडी। झारखंड में पाई जाती है। अब आप जब राज्य जानते हो ना, तो झारखंड एक राज्य ही तो है, पाई जाती है, ठीक है। समझ में आया। बस लाल मृदा के अंतर्गत आपको इतना ही लिखना है, आपको लाल मृदा इतना लिख देना है, फिर आपको हेडिंग डालना है लेटराइट मृदा, ठीक है। हेडिंग डालो और आपको ब्लैक पेन से या स्केच से अपने बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको मैं ये भी बता देता हूं, आपका क्वेश्चन ये अभी क्लियर हो जाएगा, बस 2 मिनट लगेगा और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठोगे ना तो इतना मन लगेगा, चाहे मैं 1 घंटे की क्लास कर दूं ना, आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होने वाला है। पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि, क्या समतल भूमि में पाई जाती है। समतल भूमि में पाई जाती है, क्या कहना है, यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। यह मृदा जो होती है ना भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, ये आपको एक बुक, बहुत ही सटीक बुक मैंने परचेज किया है, और इस बुक का अगर मैं दाम आपसे कहूँ ना, इसका प्राइस कितनी है, तो ओनली 5000, यानी कि 500 की बुक है, लेकिन इसमें इतना अच्छा लिखा हुआ है ना कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है।
गर्म और अधिक, और अगर ये बुक बात की जाए ना तो मैंने खुद समझ लो बनाया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने, आपको ये मैं बता दूं ना, इसकी कोई प्राइस नहीं है, मैंने अपने हिसाब से, अगर मैं अपनी मेहनत की बात की है, अगर जोड़ दूंगा तो इतना हो जाएगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो मैंने एक घंटे जो है ना, एक से 2 महीने, या फिर आप कह सकते हो, सॉरी यार बोलता हूं तो यार दिक्कत हो जाता है, जलवायु लिख लो, ठीक है, जलवायु। ये नोट का मॉडल मैंने एक बुक आप लोगों के लिए तैयार किया है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को परचेज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भाई इस साल ये नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही लेसन इंपॉर्टेंट बनाए हैं, ठीक है। जलवायु, जो आपका यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है, ठीक है, समझ में आया। अब आपको मैं एक हेडिंग और लिखवाता हूं, जो कि छोटी सी इसी में जोड़ देना है कि लेटराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में खाद तथा रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है, जो इस मृदा में क्या करना है, अधिक मात्रा, क्या करना है, अधिक मात्रा में, जैसे अधिक अगर खेती करना है तब बात की गई है, वरना आपको घर बनाना है तो ये सब डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और भी कुछ चीज करना है, ठीक है। तो रासायनिक जो उर्वरक होता है, क्या, उर्वरक डालकर, रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है, खेती की जा सकती है, ठीक है। तो फिलहाल आपका इतना आपका हो जाएगा, दोनों मृदाएं, जितने भी मैंने आपको 2 मृदा बताया था। अब ये 2 मृदा आपकी ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए एंड व्हाट्सएप पे भी बताया बच्चे कि सामाजिक विज्ञान के जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय की वीडियो बनाओ, तो वैसे मैं आज आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो बना देता हूँ। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न ही बताऊंगा, जो भी मैं आज बताऊंगा वो सारे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इससे आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप, और नोट कर लिए होंगे, और अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं भी नोट किए हो तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो प्रश्न नंबर 2 आप लोगों को मैं बता दूं, चलो भाई कॉपी पेन में आप लोग लिख लो प्रश्न नंबर 2। संघवाद क्या है, क्या है, संघवाद क्या है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं पूछना चाहता हूं, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपको इसका कुछ विशेषता बता देता हूं। पहले संघवाद होता क्या है ये आपको बताना है, तो हेडिंग डाल लो संघवाद। संघवाद के अंतर्गत आपको पता होगा, जो ना पता हो तो भाई मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो जो संघवाद होता है ना, संघवाद आपको मैं बताऊं तो वैसे यहां आपके साथ में शेयर कर देता हूं। संघवाद, संघवाद सरकार जो है ना, गवर्नमेंट सरकार का, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है, क्या है, प्रारूप है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत ही अच्छे से लिखना, ठीक है। हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान होना चाहिए, आप भी थोड़ा धीरे लिखना लेकिन अच्छे से लिखना। सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय, सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार क्या है, प्राधिकार, और उनकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती है, ठीक है, जो और उनकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती है। बस इतना आपको संघवाद में देना है कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती है, ठीक है। अब अगर विशेषता की बात की जाए, विशेषता की, तो भाई विशेषता तो आपको पता ही होगा, या विशेषताएं,
तो विशेषताएं अगर इनकी बता दूं तो मैं आपको 3 विशेषता बताऊंगा, या फिर 3 विशेषता, ज्यादा नहीं, 3 से 4 विशेषता भी बता सकता हूं। तो पहली विशेषता आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां जो होता है ना, यहां सरकार 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है। सरकार क्या होती है? 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती है। जब पहले ही परिभाषा में दिया गया कि ये बट जाती हैं, तो बटने का अर्थ है 2 में बट जाएंगी या 2 से अधिक भागों में बट जाएंगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन सी चीज है। एंड अगला दूसरा देख लो, शॉर्ट में लिखवाता हूं भाई, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखना। संविधान के मौलिक, जो संविधान है, संविधान के मौलिक प्रावधान या प्रावधानों को किसी इधर कर दें ताकि अच्छे से लिख जाए, एक स्तर की सरकार है बच्चों, सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अब भाई जब 2 या 2 से अधिक भागों में बट चुका है, तो कोई भी सरकार इनके मौलिक अधिकारों को अकेले नहीं बदल सकती है। ये याद रखना, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 या 2 से अधिक भागों में बट चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस अब आप लोग केवल लिखते रहिए हमारे साथ, तभी मजा आने वाला है। देखो यहाँ 1 2 3 अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसको आपको कुछ अलग कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा अलग करो कि दिखे। ठीक है, अब देखो तीसरा मैं आपके साथ शेयर करूं। देखो अलग अलग स्तर की सरकारें, जो अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं ना, एक ही जो नागरिक होते हैं, एक ही नागरिक समूह, जो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। ठीक है, एक ही नागरिक समूह पर शासन का अर्थ मुझे शासन करती हैं। ठीक है, पर कानून बनाने पर वसूलों और जो प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब नागरिक समूह पर शासन करते हैं, उनका अपना क्षेत्र होता है, उनका अपना क्षेत्र होता है। समझ में आपको क्या है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक के समूह पर शासन करते हैं, उनका अलग अलग क्षेत्र होता है। जैसे 4 क्षेत्र हैं, तो 4 क्षेत्र में जैसे आपका गोंडा हो गया, वजीरगंज हो गया, एंड आपका कोई और क्षेत्र ले लो, ठीक है, तरफगंज। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सरकार की कानूनें अपनी शासन चलाती हैं, ये कहने का अर्थ है। चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं, बस एक पॉइंट और कोई आपको बता दें, बस 4 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलो एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन भाई आपको देखना है, नोट करना है। जो वित्तीय जो है ना, वित्तीय स्वायत्तता, ठीक है, निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों, विभिन्न स्तर की जो सरकार होती हैं, सरकारों के लिए राजस्व क्या है, राजस्व के अलग अलग, देखो भाई थोड़ा आपके साथ लिख रहा हूं ना, तो हैंड राइटिंग थोड़ी अलग हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग दिक्कत ना लेना। स्रोत निर्धारित
हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और आप लोग जरूर नोट कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और भी आप लोग लिख सकते हो जो लिखना चाहो, मैंने जितना बताना था उतना बता दिया, शॉर्ट में बताया है, इससे ज्यादा आपको लिखना है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भारतीय लोकतंत्र क्या है, भारतीय लोकतंत्र की तीन विशेषताएं बताइए। 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है आपको, याद कर लेना है भाई। यहां आप लोग पहले तो ये लिख दिया करो, कोई भी चीज बताया जाए ना तो आप लिख दिया करो, मतलब प्रमुख निम्न विशेषताएं हैं। भले ही आपको 3-4 कुछ बता दिया जाए, लेकिन आप लोग ये लिख दिया करो कि इनकी बहुत सारी विशेषता है, लेकिन हमें 3 ही बताना है। लोकतंत्र की, या फिर लिख दो 3 विशेषता या विशेषताएं लिखो, क्योंकि भाई 3 है ना, निम्न है। क्या है? निम्न है। अब आपको बताऊं कौन कौन सी विशेषता, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली विशेषता क्या कहती है? सरकार का निर्माण। क्या है? सरकार का निर्माण जो है ना, जन निर्वाचन। क्या है? जन या फिर निर्वाचित लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जन निर्वाचित प्रतिनिधियों। क्या है? प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। ये तो आपको पता होगा के द्वारा होता है, क्योंकि सरकार का जो निर्वाचन होता है मतलब जनता से होता है। अगर जनता जिसे चाहेगी उसको सरकार बनाएगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज मैं आपको समझा दूं कि राजनीतिक सत्ता है ना, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए, यहां एक और लिख दो, प्राप्ति है के लिए, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक दल। क्या है? दलों के मध्य क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है। देखो मैंने बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ा है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो वैसे मुझे याद था। तो राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए, जो राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति है ना, वो क्या किया जाता है? के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। तीसरा आपको लिखना है चुनाव। क्या लिखना है? चुनाव सार्वभौमिक। क्या है? सार्वभौमिक। वयस्क मताधिकार। क्या है? ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। मताधिकार के आधार पर समय पर होते हैं। तो फिलहाल आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस 3 ही मुझे बताना था और मैंने आपके सामने जो है ना तीनों को कर दिया है शेयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बस अब आपको करना क्या है, नोट्स बनाना है प्यारा सा छोटा सा और नोट कर लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, लेकिन अब आप लोग ना नोट करो तो भाई ये मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। और अगर आप लोग नोट कर लेते हो तो आप लोगों को ही काम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में इतनी ज्यादा सहायता करेगा। ये छोटा सा नोट्स आपको काफी ज्यादा नंबर दिला सकता है। आप चाहे बनाकर देख लो, बाद में चाहे आजमा लेना कि काम आता है या नहीं आता है। आप लोग बाद में देख लेना, लेकिन भाई अभी आप लोग बना लो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर अब हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कहता है कि जो जैव और अजैव, क्या है? जैव और अजैव संसाधन। क्या है?
जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण देकर समझाना है, उदाहरण दीजिए। तो अब आपको यहां समझाना क्या है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर आप लोग लिख लो कि जैव और अजैव, तो यहां आप लोग हेडिंग डाल दो जैव संसाधन। देखो इसमें मैं इससे कर देता हूं जैव संसाधन। भाई 1 मिनट में समझ में आएगा, ओनली 1 मिनट, ठीक है। देखो जैव संसाधन जिसमें जीवन यापन होता है, जिनमें जीवन यापन करने का अर्थ है जिसमें जीव होता है। अब जीव जिसमें पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, ये सब जीव होते हैं। अब देखो मैं आपको एक सटीक परिभाषा बताता हूं, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल, किससे? जो जीव मंडल से होती है। किससे होती है? जीव मंडल से होती है, ठीक है। अब कहने का अर्थ है जीव मंडल का अर्थ है जिसमें जीवन यापन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें पत्थर थोड़ो नहीं जीवन यापन करेंगे, इसमें मनुष्य करेंगे, जगत जो वनस्पति प्राणी करेंगे या प्राणी जगत करेंगे, पशु करेंगे, इन्हीं लोग तो जीवन यापन करेंगे। तो इसीलिए यहां कहा गया है वो संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है। क्या होता है? जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन कहलाता है। कितनी अच्छी नोट्स आप लोग अगर यार बना लेते हो ना, तो फिर बाद में कहोगे यार सर इसी में से आया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यार इंटरेस्टेड क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप लोग यार इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, मनुष्य भी लिख सकते हो, पशु भी लिख सकते हो, वनस्पति जगत भी लिख सकते हो या वनस्पति जगत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आदि लगा दो, बहुत है, ठीक है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। पहला जैव संसाधन क्या होता है उसका एग्जाम्पल। अब दूसरी बात आती है अजैव संसाधन। क्या आता है? अजैव संसाधन। तो भाई अगर आप लोग जैव जान गए ना, तो इनके भाई को भी जान जाओगे, मतलब अजैव संसाधन को भी जान जाओगे, ओनली 1 मिनट में। लेकिन अब आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो अजैव संसाधन का अर्थ होता है वे सारे संसाधन जो क्या होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। क्या होते हैं? बने हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो है आपका चट्टानें, जो चट्टानें होती हैं, और धातुएं। क्या हैं? चट्टानें एवं धातुएं, ठीक है। समझ में आया? दोनों समझ में आ गए होंगे। जैव संसाधन और अजैव संसाधन दोनों समझ में आ गए हो तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूं, आप लोग नोट कर लो, नोट्स बना लो भाई। नोट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो अगर आप लोग नोट्स बनाते हो तो आप लोगों को काफी ज्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग और सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ते हैं। सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आज मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 है या 5 है, कुछ देख लें। अभी 20 मिनट हुए हैं, 20 या 23 मिनट, और आप लोगों ने 5वां क्वेश्चन पर पहुंच गए। अर्थात 20 मिनट या 25 मिनट में आप 5 क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो कितनी अच्छी बात है यार।
तो ऐसे अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो ना तो कोई रह नहीं जाएगा, टॉपर तो आपका ही नाम आएगा। लेकिन ऐसा कौन पढ़ता है? मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार पढ़ लो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पर क्या प्रभाव पड़ा, पर क्या प्रभाव पड़ा यार, सॉरी यार, ठीक है। देखो आंसर आपको मैं बता दूं, इसका मैं यहां लिख दूं निम्न प्रभाव पड़ा, उत्तर यहां लिख दो कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था, क्या है, अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़ा, निम्न प्रभाव पड़ा। जैसे मैं आपके साथ 4 से 5 प्रश्न शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे पहला है, इस विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, क्या है, स्थिति पैदा कर दी। मतलब एक नई चीज ये पैदा की है, ठीक है, नई आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, ये फर्स्ट है। सेकंड अगर मैं आपसे कहूं तो सेकंड बात आपको समझना है, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। जो रक्षा व्यय है इसमें भारी इजाफा हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, उसी समय जब ये हुआ ना, या इसी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, वैसे फ्लू फैला हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे इसी में। तो भाई ये संक्रामक बीमारी है, ये कई बार फैल चुका है, ठीक है। तो फ्लू भी एक बहुत बड़ी महामारी थी, जिसे आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लो फ्लू के बारे में, कैसी बीमारी थी। मैं भी कुछ बीमारियों को देखा करता हूँ, जैसे यूट्यूब पर आप सर्च कर लो, उससे इंटरेस्टेड हो जाओगे, डेली देखोगे यार क्या होता है, ठीक है। सीमा शुल्क, हाँ सही है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ठीक है। और जो आयकर शुरू किया गया, मतलब जो सीमा शुल्क है उसे बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। 5वां पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट आप लोग समझना, 1921 की जनगणना के मुताबिक या के अनुसार, कुछ भी लिख सकते हो, मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी, दुर्भिक्ष है और ये फ्लू महामारी के कारण क्या, जो फ्लू महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए।
120 से 130 लाख लोग मारे गए। सोचो, इस दो चीजों के कारण इतनी लोगों की मृत्यु हो गई जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्री का तो इतना क्या होगा, जनसंख्या होगी, तो इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी भाई। सोचो एक बार, 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो बहुत ही भयानक था ये बीमारी। तो अगर आपको डेली ऐसी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मैं आपको डेली ऐसी क्लास प्रोवाइड करूंगा। सेकेंड बात, आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको हर एक क्लास को देखना होगा, तभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और ये सामाजिक विज्ञान का कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो आपको मैं ये क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देख लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, देखो सब ठीक है, समझ में आया। अब भाई इसके आगे के तो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे या फिर दिखा देता हूं। देखो यहां से मैंने शुरुआत किया था, पहला क्वेश्चन है, देख लो, नोट कर लो, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन शंकुवाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।